हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। मैं इस चैनल पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स आप सबके लिए लेके आती हूँ ताकि आपका फोकस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर ही रहे आपके यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ से। जो आज के लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ है मैं वो आपको दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। स्टार्ट करते हैं। निपाह वायरस, ये इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। एंड जीएस पेपर 3 साइंस एंड हेल्थ, यानी कि ये जीएस पेपर 2 में भी आ सकता है। किसमें? जूनोटिक डिजीज़ में। बात करते हैं इस वायरस के बारे में। ये पाया गया है निपाह वायरस कहाँ? कोझिकोड, केरला के कोझिकोड में ये वायरस मिला है। वहाँ पे ये वायरस हर साल का रहता है, आता है जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है निपाह वायरस को पढ़ना अपने प्रीलिम्स के लिए, और जूनोटिक डिजीज़ को पढ़ना साइंस के लिए भी और हेल्थ सेक्शन के लिए भी, जीएस पेपर 2। निपाह वायरस क्या है? ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है? जो एनिमल से ह्यूमन में जाती है। ठीक है, एक होती है रिवर्स जूनोसिस। रिवर्स जूनोसिस में क्या होता है? ह्यूमन से एनिमल को जाती है डिजीज़। ठीक है, ये पहली बार फर्स्ट ब्रोक आउट इन मलेशिया एंड सिंगापुर, वहाँ पे ये बीमारी पहली बार पाई गई थी। ट्रांसमिशन क्या होते हैं? फ्रूट बैट्स, जो बैट्स होते हैं चमगादड़, फ्लाइंग बैट्स भी होते हैं, फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहा जाता है उन्हें। ठीक है, वो इसके नेचुरल कैरियर होते हैं, रिजर्वियर होस्ट होते हैं। ठीक है, इस वायरस के रिजर्वियर होते हैं निपाह एंड हेंड्रा वायरस के। हेंड्रा वायरस भी कुछ ऐसा ही इन्फेक्शन है जिसमें ये रियर एमर्जिंग जूनोसिस एक डिजीज़ होती है जो फैटल होती है, जिससे मृत्यु हो सकती है। राइट, हॉर्सेस एंड ह्यूमंस को होती है ये हेंड्रा वायरस। तो जो फ्रूट ईटिंग बैट्स होते हैं वो निपाह एंड हेंड्रा वायरस के रिजर्वियर होते हैं। इसमें कुछ सिंड्रोम्स देखे गए हैं जैसे फीवर, हेडेक, ड्राउजीनेस, डिसओरिएंटेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, कोमा एंड डेथ। ठीक है, ये वाले सिम्टम्स तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। प्रिवेंशन कैसा है? इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है ह्यूमन और एनिमल दोनों के लिए, बट हम क्या सपोर्टिव केयर हम कर सकते हैं, हम बचाव कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। राइट, जैसे वायरस हो गया हम उसे केयर दे सकते हैं इंटेंसिव। जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है? ये स्प्रेड होती है एनिमल से पीपल को। ठीक है, जैसे कि फार्मिंग मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं, हंटिंग होती है, उस दौरान क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट हो जाता है हमारा एनिमल से, और एनिमल्स वायरस को कैरी करते हैं, तो वो वाले जो वायरस होते हैं वो हमारे बॉडी में आ जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि स्वाइन फ्लू, 2015-16 में स्वाइन फ्लू भी बहुत फेमस था, बहुत वो बीमारियां फैला रहा था। एवियन इन्फ्लुएंजा भी पिछले साल की बात है, एवियन इन्फ्लुएंजा इतना था, निपाह भी। ठीक है, चेंजेस होते हैं जैसे कि मैन के इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, जैसे कि न्यू टेरिटरीज़, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू टेरिटरीज़। हम क्या कर रहे हैं? हम पेड़ों को काट रहे हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जूनोटिक डिजीज़ के फैलने के लिए। हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम जो इरिगेटिंग चैनल्स हैं हम वो फैला रहे हैं, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हंटिंग, पोचिंग, ये सब कुछ उनके इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। उनके इन्वायरमेंट को हार्म करते करते ये ह्यूमन के भी कांटेक्ट में आ जा रहे हैं एनिमल्स। ठीक है, उनका घर उजाड़ देंगे तो वो आपके घर के पास ही आएंगे। लार्ज स्केल एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं हम वहाँ पे भी हम एग्रीकल्चर करने लग गए। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, आर्टिफिशियल लेक्स, यानी कि जो मैन मेड इन्वायरमेंट है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को कितना हार्म कर रहा है। राइट, अब वो क्या होता है? अब वो आ जाते हैं ह्यूमन हैबिटेशन की तरफ। जब हैबिटेशन की तरफ आते हैं तो कांटेक्ट बढ़ता है और बीमारियां बढ़ती हैं। एनिमल के बाय प्रोडक्ट को एंड वेस्ट
को हैंडल करने में जो दिक्कतें होती हैं, जब हैंडल किया जाता है ना, उससे भी हो सकता है, जैसे कि जो एंथ्रेक्स पाया जाता है किस में, कारपेट वीवर्स में, एनिमल हेयर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेप्टोस्पायरोसिस इन राइस फील्ड वर्कर्स। ठीक है, यानी कि ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स हैं ये वाला आप एक डायमेंशन प्रेजेंट करेंगे जब आप लिखेंगे जीएस पेपर 3 साइंस के लिए या जीएस पेपर 2 हेल्थ के लिए लिखेंगे। उसमें आप एक ये वाला डायमेंशन दिखाएंगे, क्योंकि ये वाला डायमेंशन काफ़ी कम बच्चों को पता रहता है कि ऑक्यूपेशन, जब मतलब ऑक्यूपेशन को कैरी करते टाइम, हैंडल करते टाइम भी ये सारी दिक्कतें आती हैं। इंक्रीज्ड मूवमेंट्स ऑफ मैन, लैंड डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वर्क, पिलग्रिमेजेस होते हैं, टूरिज़्म होते हैं। ठीक है, ये पीपल को एक्सपोज कर देते हैं कंटामिनेटेड फूड वाटर में। ट्रेड होता है एनिमल के प्रोडक्ट में, वूल, बोन, मीट, मील, राइट। अब वो क्या होते हैं, अब हम ज़्यादा कॉन्टैक्ट आ रहा है एनिमल के प्रोडक्ट से जब हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये ऐसे फैलती है जूनोटिक डिजीज़ेस। कुछ मीज़र्स लिए गए हैं इसके लिए, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के तहत लिया गया है। इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंटामिनेंट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस सर्वेलेंस प्रोग्राम, नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ये जूनोटिक हेल्थ के लिए इंटर सेक्टोरल जो कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑपरेशन होता है, उससे बढ़ाने की बात की गई है। वन हेल्थ अप्रोच, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आप सबके लिए। वन हेल्थ अप्रोच क्या होता है, जब हम हॉलिस्टिकली एक इश्यू को टैकल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जूनोटिक डिजीज़ के लिए बात आती है डिफॉरेस्टेशन की, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, हेल्थ सेक्टर की, एजुकेशन की, अवेयरनेस की। ठीक है, इन सारे इश्यूज़ को हम टैकल करते हुए चलते हैं, इसे कहते हैं वन हेल्थ अप्रोच। ठीक है, जिसमें इन्वायरमेंट प्लस ह्यूमन को जोड़ के देखा जाता है। वे फॉरवर्ड क्या है, क्रॉस सेक्टोरल कोलैबोरेशन चाहिए हमें इसके लिए। ठीक है, क्रॉस सेक्टोरल कोलैबोरेशन का मतलब मिनिस्ट्रीज़, जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हो गई, इन दोनों का कोलैबोरेशन चाहिए यहाँ पे। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन चाहिए, सिविल सोसाइटी का चाहिए, एनजीओज़ वगैरह हो गई। ठीक है, ताकि क्या हो, एक जो जूनोटिक डिजीज़ का जो इश्यू है ना, वो हॉलिस्टिकली एक मल्टी डायमेंशनल तरीके से टैकल किया जाए और प्रॉब्लम्स को कम किया जाए। कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिजिशियंस, वेटेरेनियंस। ठीक है, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना होगा ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो इस टॉपिक पे एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करना होगा। एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को ना हमें लिंक करना होगा, किससे, रियल टाइम डाटा, सैटेलाइट से लिंक करना होगा, ताकि जो रियल टाइम डाटा हमें मिल सके पैथोजेंस और वो उनसे रिलेटेड और डिजीज़ के लिए। राइट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जैसे कि WHO, FAO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इन सब का एक क्लोज कोलैबोरेशन चाहिए। एक्सपेंसिव रिसर्च चाहिए, ये आप लिखेंगे वे फॉरवर्ड में। राइट, तो ये पूरा का पूरा आंसर था आपका जूनोटिक डिजीज़ के लिए। जूनोटिक डिजीज़ पे क्वेश्चन आना बनता भी है, आप एक एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन। आपको ऐसे पढ़नी होती है न्यूज़, कोई न्यूज़ आपको छोड़ के आगे नहीं बढ़ जाना कि हाँ ये केरला की बात है, वहाँ पे निपाह वायरस आया। नो, निपाह वायरस हमारे प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, किन किन एंगल्स में हम उन्हें लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऐसे में भी अगर आपको इन्वायरमेंट का डायमेंशन प्रेजेंट करते हैं ना, तो उसमें भी आप दिखाएंगे जूनोटिक डिजीज़ कि इन्वायरमेंट से अगर हमने अच्छे से कोलैबोरेट नहीं किया, इको सेंट्रिक अपनी पॉलिसीज़ नहीं रखी, तो यही होगा, जूनोटिक डिजीज़ ही होंगी। इसे कहते हैं यूटिलाइजेशन, कि आपको जो न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं उसको यूटिलाइज़ करना आता होगा, कि
कैसे आप उसे इकोनॉमिक्स में यूज़ कर सकते हैं, कैसे इन्वायरमेंट में कर सकते हैं और कैसे एसए में कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। ये जीएस पेपर 2 आईआर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अंडर सऊदी अरेबिया, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया रिलेशन। G20 की मीटिंग के बाद सऊदी अरेबिया की जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, क्राउन प्रिंस है, ठीक है, पीएम मोहम्मद बिन सलमान, उनकी मीटिंग हुई है पीएम मोदी एंड द्रौपदी मुर्मू के साथ। डेज आफ्टर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, ये वाला मैंने कॉरिडोर आप सबको बताया था। इंडिया से एक लिंक हो रहा है, मुंबई से कॉरिडोर कहाँ जा रहा है, एशिया को लिंक करते हुए, मिडल ईस्ट को लिंक करते हुए जा रहा है। कहाँ पे, यूरोप में जा रहा है, ईस्ट यूरोप में जा रहा है, ठीक है। तो 8 एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं। ये वाले डायमेंशंस आपको प्रेजेंट करने हैं जीएस पेपर 2 में। एनर्जी टू इंटरकनेक्टिविटी, डिजिटाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टू फाइनेंस एंड सिक्योरिटी। ये वाले कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली डायमेंशंस है। सऊदी अरेबिया इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर, इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। इन दोनों के कोऑपरेशन से ना ये एस्पायर करते हैं कि रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी हो, ठीक है। सऊदी अरेबिया हमारी कंट्री में मुस्लिम्स है, राइट, और सऊदी अरेबिया क्या है, वॉइस ऑफ मुस्लिम्स है। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जेद्दा, राइट, जेद्दा में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये उस तरीके से भी ये हमारे लिए मैटर करता है। और स्ट्रैटेजिक हमारे कुछ इंटरेस्ट भी हैं वहाँ पे, जैसे कि ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। इसमें बेटर पोर्ट्स, रेलवेज, रोड, पावर ग्रिड्स, गैस ग्रिड्स, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इन सबको बनाने की बात की गई। रिन्यूएबल एनर्जी की बात वहाँ पे की गई। एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सब सारे डायमेंशंस को आपको लिखना है वहाँ पे, अगर आप अपना आंसर मल्टी डायमेंशनल दिखाना चाहते हैं तो, ठीक है। जो वो कॉरिडोर बना है यूएस, सऊदी अरेबिया, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, यूएई, इन सारे मेंबर्स के साथ साथ ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी काउंटर करते हैं, क्योंकि इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करता चाइना के, राइट। तो उसे भी ये वाला जो कॉरिडोर ना काउंटर कर रहा है। आप अगर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अगर आप क्रिटिसाइज़ करेंगे ना, तो आप ये भी लिखेंगे कि G20 में ये एक रीसेंट स्टेप लिया गया कॉरिडोर बनाने का, ठीक है। आपको न्यूज़ पढ़नी है, उसका यूटिलाइजेशन देखना है। कोई भी एक न्यूज़ ना पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए लिमिटेड नहीं रहती, बस उसका यूज़ कर सकते हैं काफ़ी सारे अपने जीएस पेपर्स में, एसए में। जैसे कि नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है और एक एग्जाम्पल भी है आपके जीएस पेपर 2 एजुकेशन सेक्शन के लिए और एसए के लिए। क्वाइट रेवोल्यूशन इन झारखंड डिस्ट्रिक्ट एज वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम है ना, उसके तहत जो अशिक्षित महिलाएं हैं उन्हें शिक्षित किया जा रहा है, उन्हें पढ़ाया लिखाया जा रहा है, ठीक है। आप एजुकेशन में ये लिखेंगे और एसए में भी आप ये लिख सकते हैं कि अगर मदर पढ़ी लिखी होगी तो वो पूरी फैमिली को जागरूक रखेगी, मतलब पढ़ा लिखा रखेगी, राइट। थैंक्स टू एन एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, नीति आयोग के द्वारा एस्पिरेशनल वो डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या है कि एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम को चलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे कुछ दीदियाँ आती हैं पढ़ाने, जो अशिक्षित महिलाएं हैं उन्हें पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 3 के लिए। यहाँ पे कुछ रिस्क बताए गए हैं एंड उसके लिए एक वे फॉरवर्ड बताया गया है। पहले देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद ये एडिटोरियल कवर करेंगे। AI
इज़ द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कह सकते हैं या रोबोट कह सकते हैं कि जो टास्क ह्यूमन करते हैं ना, सारे टास्क जो जो ह्यूमन करते हैं वो नहीं, कुछ कुछ टास्क जो ह्यूमन करते हैं स्पेशली ब्रेन से रिलेटेड वो ये लोग करते हैं। रोबोट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, एक है वीक और नैरो एआई जो हम सब जो आम जनता यूज़ करती है, जैसे कि पब्लिक असिस्टेंट्स हो गए, अमेजन्स का एलेक्सा हो गया, एप्पल का सीरी हो गया। ये क्या होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग टास्क को ना थोड़ा ऑटोमेट कर देते हैं, थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग बना देते हैं और बेनिफिट देते हैं सोसाइटी को। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई में मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स लगते हैं, ठीक है, जैसे कि बिना ड्राइवर के कार, कैसे प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है ना, ये एआई में ही फीड कर दिया जाता है, ये एआई का ही फीचर बना दिया जाता है। एप्लीकेशंस क्या है इसकी, हेल्थ केयर में डायग्नोसिस हो सकता है, पेशेंट के जो आउटकम्स हैं वो इम्प्रूव किए जा सकते हैं। आजकल तो ऑपरेशन वगैरह भी आपने सुना होगा कि एआई के अंडर हो रहा है, एआई कर रहा है, ठीक है। बिजनेस में कैसे बिग डाटा के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, जो फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। और कंज्यूमर मतलब मास कंज्यूमर को भी बढ़ाने के लिए, कस्टमाइज़ करने के लिए भी, जैसे कि हम जो प्रोडक्ट चाहते हैं या हम जिसका ऐड देखते हैं ना, वो हमें काफ़ी सारी जगह पे एड्स उसके दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि बिग डाटा कंपनीज हमारी ले रही हैं, राइट। और क्या कर रही है, वो उसे डाटा को कस्टमाइज़, प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करने के लिए यूज़ कर रही है हमारा डाटा लेके। एजुकेशन में यूज़ हो सकता है, जैसे कि आईआईटी खड़गपुर ने कोलैबोरेट किया है अमेजन वेब के साथ। ये वाला एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है। टू डेवलप नेशनल एआई रिसोर्स प्लेटफॉर्म, जुडिशरी में कैसे यूज़ हो सकता है, वो डिसीजन मेकिंग में, काम को बहुत इजी करने में, रिसर्च करने में, लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करने में, जैसे कि सुवस सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, ये एआई सिस्टम है जो असिस्ट करता है ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट इनटू रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है, जजमेंट को इंग्लिश से ट्रांसलेट करके रीजनल लैंग्वेजेस मराठी, गुजराती, मलयाली में ट्रांसलेट करता है ये सॉफ्टवेयर। तो लैंडमार्क एफर्ट जो जस्टिस को इंक्रीज़ करने के लिए, उसके एक्सेस को इंक्रीज़ करने के लिए ये लाया गया और फ़ायदेमंद है। सुपेस सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस एंड कोर्ट एफिशिएंसी, ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। साइबर सिक्योरिटी में हेल्प कर सकता है वुलनरेबिलिटीज़ को डिटेक्ट करने में, हॉटस्पॉट एरियाज़ को डिटेक्ट करने में कि कहाँ कहाँ पे साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड होने के चांसेस हैं, रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करवाने के लिए, राइट। तो ये सारे फ़ायदे हैं इसके, मतलब एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने क्या किया है, कुछ रिस्क पॉइंट आउट किया है। इन्होंने बोला कि G20 मीटिंग में, G20 डिक्लेरेशन stresses the importance of responsible artificial intelligence including the protection of human rights, transparency, fairness and accountability, ठीक है। AI से जो रिस्क एसोसिएटेड है ना, उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस की बात की गई है G20 में, ठीक है। जिसका जितना ज़्यादा इसका एप्लीकेशन बढ़ता जा रहा है ना, उतने ज़्यादा इसमें इश्यूज़ भी देखे जा रहे हैं, जैसे कि बायस्ड मॉडल है, प्राइवेसी इश्यू है, ओपेक डिसीजन मेकिंग इम्पैक्टिंग डाइवर्स सेक्टर्स, मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जॉब का लॉस हो जाना है, और बायसनेस है तो मतलब सोशल ट्रस्ट को भी वो कहीं ना कहीं एरोड कर रहा है, राइट। इन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं जो आपको नोट्स में नोट करना ज़रूरी है, ठीक है, इसीलिए एडिटोरियल, डेली एडिटोरियल ज़रूरी होते हैं,
ताकि जो बच्चे छोड़ देते हैं ना, जो एस्पिरेंट्स ज़्यादातर छोड़ देते हैं कि हाँ पढ़ लिया समझ लिया छोड़ दो, पर नहीं, ये वाली चीज़ें, ये वाली लाइंस आपको लिखनी है, क्योंकि एनालिसिस के साथ साथ अट्रैक्टिव लाइंस भी ज़रूरी होती है एग्जामिनर को लुभाने के लिए, अट्रैक्टिव कीवर्ड्स भी ज़रूरी होते हैं। वी मस्ट इस्टेब्लिश अ वर्ल्ड वाइड कॉन्सेंसस, यानी कि हमें ग्लोबल लीडर्स की ज़रूरत है ताकि वो एक इस मुद्दे पे एक कॉन्सेंसस रखें, राइट। पॉलिसीज़ बनाएं, आइडेंटिफाई करें इश्यूज़ क्या है एआई से रिलेटेड। कुछ स्टैंडर्ड्स हमें बनाने होंगे। स्टैंडर्ड्स मतलब कि अगर एआई कहीं पे यूज़ हो रहा है तो उसका किस हद तक यूज़ किया जा सकता है, किस लिमिट में उसे रखा जा सकता है। हमें ध्यान देना होगा क्वालिटी पे, जो रिस्क है उसे मिनिमाइज करना होगा, ठीक है। इंटर ऑपरेबिलिटी अक्रॉस रीजन्स बढ़ाना होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमें करनी होगी, क्योंकि सोसाइटी का वेलफेयर तो हमें चाहिए ही एआई से, और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हमें इनोवेशन चाहिए। वो कुछ ऐसा इनोवेट करें ताकि इसके रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर करवा सके एआई। इसे कहते हैं रियल टर्म्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और जो एआई की जर्नी है ना, ये डिमांड करती है क्रिएटिविटी, ह्यूमिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स हम ह्यूमैन तरीके से हम एआई को यूज़ करें एंड करने दें, राइट। तो इसमें ऑथर ने बोला है कि हमें इससे जो रिस्क एसोसिएटेड है ना, उन पे ध्यान देना होगा और उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस भी लाने होंगे। ये इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए। और अगर इकोनॉमिक्स में जीएस पेपर 3 में अगर एनर्जी सिक्योरिटी की बात आती है तो भी ये वाला इम्पॉर्टेंट है। कौन सा? ये G20 में ना जो अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की बात हुई है, ये बहुत एक पॉजिटिव स्टेप बताया गया है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स अफ्रीका को हम आगे बढ़ाएंगे और फॉसिल फ्यूल से एक ट्रांजिशन में आएंगे, जो क्या होगा, ग्रीन एनर्जी होगा, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड ट्रांजिशन होगा। G20 कंट्रीज़ ना 80% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कॉज करती है, ठीक है। और ट्रेडिशनली जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या किया, अपने शोल्डर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाई है। जो भी हिस्टोरिकल एमिटर्स हम बोल सकते हैं किन्हें, वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इन्होंने कितना ज़्यादा इमिट किया था, राइट। उस वजह से अब ग्लोबल वार्मिंग को एक ट्रिगर मिल रहा है। अब ये क्या कर रही है, वो जो कंट्रीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा रही है, अपने कंधे झाड़ दे रही हैं। G20 में क्या हुआ, सारी कंट्रीज़ को फिर से साथ में लेके आया गया कि आपको फॉसिल फ्यूल हटाना है, ठीक है। ट्रिपल करना है ब्लॉक्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, ठीक है। फॉसिल फ्यूल को हटाना है। नीड टू एक्सेलरेट एफर्ट्स टुवर्ड्स फेज डाउन ऑफ अनबेटेड कोल पावर इन लाइन विद नेशनल सर्कमस्टांसेस। नेशनल सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या है, देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन करना है एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ। इसमें अफ्रीकन यूनियन को जो शामिल करने की बात हुई वो बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है, ठीक है। अफ्रीका इज़ होम टू 60% ऑफ द बेस्ट सोलार रिसोर्सेज ग्लोबली। इंडिया के द्वारा लाया गया जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो भी अफ्रीकन कंट्रीज से काफ़ी कोलैबोरेट कर सकता है इस सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज होती हैं लाइक रेड टेप वगैरह, हम उसे भी कम करना पड़ेगा, राइट। ये ऐसे आपको लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि ये अफ्रीकन यूनियन को बात करने की शामिल करने की जो बात है वो आती है जीएस पेपर 2 में, बट क्या हमें उससे एनर्जी के लिए, क्या एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदा हो सकता है ना, वो बात आती है जीएस पेपर 3 में। आपको पूरा सिलेबस साथ में रखना होता है,
ठीक है। ऐसे करते हैं कवर इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी न्यूज़पेपर। न्यूज़ पढ़ के सिर्फ छोड़ नहीं देना, उसे समझना भी है, लिखना भी है और रिपीटेड मोड पे अपने आंसर्स में यूज़ करना है, ताकि आपका एग्ज़ामिनेशन हॉल में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो सोचने में। आपके पास बने बनाए पॉइंट्स हो, काफ़ी प्रैक्टिस हो उन पॉइंट्स की, और आप वही छाप के आ जाएं। राइट। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। लेक्चर से रिलेटेड PDF में दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।